ठोस मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो, एमएससी में आगे भी आएंगे, अल्फा पार्टिकल मॉडल, है ना, डिजनरेट मॉडल वगैरह वगैरह। कोई भी मॉडल न्यूक्लियस की सारी प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, ठीक है, सबने अपना अपना रख दिया, कोई किसी में रह गया, कुछ रह गया। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर कि सेल मॉडल की क्या क्या पोस्टुलेट थे, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। अगर मान लो एग्जाम में सेल मॉडल को आता है, कोई कोर्स मॉडल के बारे में लिखो, सेल मॉडल के बारे में, तो ध्यान रखना सेल मॉडल के साथ साथ मैजिक नंबर को भी लिख के आना, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा सेल सेल मॉडल के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट, वही आपके मैजिक नंबर के बारे में। जैसे मैं मैजिक नंबर के बारे में बोलूंगा ना, तो वही आपको उसमें मिलेंगे, 2-3 पॉइंट डिफरेंस है उसके बाद। तो पॉइंट बाय पॉइंट सुन लो, ज्यादा आसान रहेगा, जल्दी याद भी हो जाएगा कि सेल मॉडल जो था उसने क्या बताया था। फर्स्ट पॉइंट, सेल मॉडल के अनुसार कोर्स मॉडल जो था उसने क्या बताया, क्या क्या उसके पॉकेट थे, क्या क्या उसकी अभिकल्पनाएं थी, और क्या क्या उसके अंदर कमी रहेगी, तो वो सारी चीजें बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट बच्चों ये होता है, सर आप लाइट बंद कर लो, बहुत ज्यादा उजाला आता, समझ में नहीं आता। लाइट तो बंद है, लाइट तो बंद है, अभी भी दिख रहा है, अभी दिख। सर आपने अभी स्टार्ट किया है सर? हाँ बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई दिख, चलो। परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 2A20 डैश डैश डैश, बस इससे ही समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 2A20 डैश 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 हो, वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, वो ज्यादा स्थायी रहते हैं। इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैसें। इनको इनर्ट गैस या अक्रिय गैसें भी बोलते हैं। ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 2, 8, 20 डैश डैश डैश, अभी आगे के एटॉमिक नंबर भी समझा जाएंगे आपको, 2, 8, 20 डैश डैश होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ज्यादा स्थायी रहते हैं। इनको इनर्ट गैस, अक्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस। जैसे मैं आपसे बोलूं 2 किसका होता है, हीलियम का। 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। 20 किसका होता है आपका, 20 नहीं आएगा, 18 आएगा। और डैश 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 2, 8, 18 डैश डैश डैश, ये ज्यादा क्या रहते हैं आपके, स्टेबल रहते हैं। अक्रिय गैस भी बोलते हैं इनको, इनर्ट गैस बोलते हैं। उसका रीजन ये है क्यों स्टेबल रहते हैं, क्योंकि ये क्लोज सेल बनाते हैं। कैसा क्लोज, जैसे मैंने आपसे पूछा पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे 2। मैंने कहा दूसरे वाले में कितने, तो आप कहोगे 1। तो ये क्लोज सेल बनाते हैं, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल रहते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोज सेल, क्लोज सेल, बंद वक्र बनाते हैं, इसीलिए ये ज्यादा क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, अक्रिय रहते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया। ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर, जिनका परमाणु क्रमांक 2, 8, 18 डैश 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 होता है, वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं। इनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोज सेल बनाते हैं। परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 2, 8, 18 डैश डैश होता है, इनको अक्रिय गैस कहते हैं, और ये क्योंकि ये बंद वक्र बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट ये है आपका, सेकंड ये है आपका सेकंड पॉइंट, अगर मैं इन सभी में या तो +1 कर दूं, +1 कर दूं, ये जो आप देख रहे हो 2, 8, 18 डैश डैश डैश, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, सबको मालूम है ना। आगे मैं या तो +1 कर दूं या फिर -1 कर दूं, बच्चों ये अनस्टेबल हो जाएंगे, और या अनस्टेबल, या फिर इसको बोल सकते हैं केमिकली एक्टिव हो जाएंगे। केमिकली एक्टिव किसी से भी, हाँ ऑक्सीजन इनर्ट गैस है,
इनर्ट गैस एक्टिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? केमिकली एक्टिव, रासायनिक रूप से सक्रिय हो जाएंगे, मतलब किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या किसी को भी दे सकते हैं। और यहाँ से जो देख रहे हो आप, उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या निकालना भी है तो बहुत लागत पड़ती है इनके कंपैरिजन में। नीचे वाले जो आप देख रहे हो ये वाले +1, सेकंड पॉइंट ये है कि इनमें से आप +1 या -1 करते हो तो ये केमिकली एक्टिव हो जाएंगे, रासायनिक रूप से केमिकली एक्टिव, रासायनिक रूप से सक्रिय हो जाएंगे। ये किसी से भी फिर किसी को भी इलेक्ट्रॉन देते हैं या किसी से भी ले सकते हैं अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो। जैसे होता है, व्यक्ति होता है एक बिल्कुल आलसी होता है, तो ये ना हो गई तरीके से, ये तो आपके क्लोज सेल बना लिया है, इनको जरूरत नहीं है किसी की। इनमें एक ज्यादा या एक कम कर देंगे तो यही केमिकली एक्टिव या केमिकली प्राथमिक रूप से सक्रिय हो जाएंगे। ये किसी से को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए। थर्ड पॉइंट, और ये अनस्टेबल भी होते हैं इनके कंपैरिजन में, अनस्टेबल भी होते हैं। सर ऑक्सीजन इनर्ट गैस नहीं होती ना? और आर्गन इनर्ट गैस होती है। आर्गन ऑक्सीजन को इनर्ट गैस मान लेना, ऑक्सीजन को इनर्ट गैस मानना पड़ता है। जैसे हीलियम इनर्ट गैस है, सबसे ज्यादा इनर्ट गैस जो मानी जाती है वो आर्गन ही मानी जाती है। बट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वो भी गैस है, तो इनर्ट गैस लिखते हैं। अब एक को अलग से लिखना नहीं, जैसे अलग से मत लिखना है इसको कि ऑक्सीजन नहीं है इसको, सबको लिख देना आप तो इनर्ट गैस। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, 20 पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा आपका और याद भी नहीं रहेगा आपको। +1 किसी में जोड़ेंगे तो केमिकली एक्टिव हो जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। थर्ड, एक ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर 8, 20, 26, 50, उसके बाद 82, 126। कोई भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर 2, 8, 20, 28, 8 नहीं सॉरी, हाँ 2, 8, 20, 28 याद रखना, 2, 8, 20, 28, 50 और 82, ये इनको बोलते हैं नंबर। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ आपको। किसी भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर H के बराबर 2, 8, 20, 26, 50 और 82 और 126, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कोई भी एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन सभी के बराबर है। न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसके बराबर है। किसका? इसके बराबर। कोई भी एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियनों की संख्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अभी बताऊंगा अगले बार। आप तो केवल ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर ये हो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एटम जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन इसके बराबर हो, इनको छोड़ दो, आप तो याद रखो। ऐसे एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन इसके बराबर हो, किसके बराबर? इनके बराबर। ये मोर स्टेबल रहते हैं, मोर से भी मोर स्टेबल रहते हैं, मोर स्टेबल, स्टेबल बहुत अधिक स्थायी होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन इसके बराबर हो, 2, 8, 20, 26, 52, 50 और 82। सुनो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मान लो किसी को किसी इसके बराबर आ गया, नंबर के बराबर, मैजिक नंबर, इनको मैजिक नंबर बोलते हैं। एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियनों की संख्या इन सभी के बराबर है, बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं, और इन नंबर को मैजिक नंबर बोलते हैं। क्योंकि जब इनकी खोज हुई थी ना, पता किया गया भाई ये 2, 8, 20, 26 ये सारे के सारे मोर स्टेबल है, इनको स्थायी संख्या भी बोलते हैं। लेकिन ये उस टाइम पर इनका नाम नहीं कि ये है क्या एक्चुअल में सारी के सारे, इसलिए उसका नाम पड़ गया मैजिक नंबर। जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके इक्वल होते हैं
वो मोर स्टेबल रहते हैं अधिक। उस टाइम पर इनका नाम नहीं पता था, केवल स्टेबल नंबर बोलते थे इनको। इनका नाम पड़ गया मैजिक नंबर, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। और दूसरा क्या कारण है वो नीचे वाले पॉइंट में देखना। तो ऐसे एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके इक्वल होते हैं, स्टेबल रहते हैं। एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। एग्जांपल ये है, जैसे मान लो सपोज करो हीलियम। जैसे मैंने लिया हीलियम, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? 2 के बराबर है, और न्यूट्रॉन भी 2 है। और भी ले सकते हो बहुत सारे। जैसे मैंने आपसे वजन ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, का सभी बच्चों को मालूम है ये रहता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसके इक्वल है? 8। और भी निकाल सकते हैं, इधर लिख देते हैं कैल्शियम 20 और 40। कैल्शियम यहाँ भी देखोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन किस 20 के बराबर। तो बच्चे बहुत ज्यादा स्टेबल थे एज कंपेयर टू बाकी के जो भी एटम, ये ज्यादा से ज्यादा स्टेबल थे। और इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी बहुत हाई है। इनको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, या बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ने के लिए, या एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, की बात है। तो ऐसे एटम जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन या न्यूट्रॉन इनके बराबर होता है, वो क्या होते हैं आपके? मोर मोर स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, ऐसे एटम जिनके अंदर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से कोई इनके बराबर हो गया, तो वो भी स्टेबल होता है, लेकिन इनसे कम होता है। न्यूट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से कोई इसके बराबर अगर हो जाए तो वो भी स्टेबल होता है, लेकिन बहुत कम होता है स्टेबल। उनको भी स्टेबल मान सकते हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। फिर उसके बाद, और मान लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों में से कोई इसके बराबर है ही नहीं, तो वो सबसे कम स्टेबल होते हैं, रहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। जिन में से कोई इसके बराबर हो गया तो वो इनसे थोड़े कम होते हैं। तो मान लो दोनों में से कोई बराबर नहीं हो तो वो उनसे भी कम होते हैं। ये जिनके अंदर मैजिक नंबर के बराबर, सबसे जिसने मैजिक नंबर पे किया था, मैजिक नंबर के बराबर एब्जॉर्प्शन एरिया, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन एरिया लिख देता हूँ, सीधा सीधा एरिया लिख देता हूँ। वो क्या होता है? लेस होता है या कम होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे एटम जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन इसके बराबर होते हैं, क्षेत्रफल कम होता है। और इनके बराबर नहीं है, उनका एरिया, एब्जॉर्प्शन एरिया, अवशोषण क्षेत्रफल मोर होता है। जैसे मान लो सपोज करो कोई आपके पास जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन इसके बराबर है, जैसे मान, तो इनका एब्जॉर्प्शन एरिया कम होता है, अवशोषण क्षेत्र कम होता है। इसका मतलब ये होता है, ये बाहर से ना किसी को देंगे इलेक्ट्रॉन और ना किसी से लेंगे, ना किसी को देंगे और ना ही किसी से लेंगे। और ऐसे एटम जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनसे कम या ज्यादा होते हैं, इनसे कम या ज्यादा होते हैं, उनका एरिया ज्यादा रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर ले भी लेते हैं और देना चाहे तो दे सकते हैं। तो उनका एरिया ज्यादा रहता है। एरिया का मतलब यहाँ पर यही है। क्या मतलब है? कि ये ना तो किसी को देंगे ना लेंगे, तो इनका एरिया कम रहता है। क्लोज सेल बनाते हैं, फिक्स में रहता है इनका। और इनसे अगर मान लो डिफरेंट नंबर कोई आता है तो उनका एरिया थोड़ा ज्यादा रहता है या फिर कम रहता है, क्योंकि वो किसी भी एटम को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। नेक्स्ट, अगला ये पॉइंट होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो न्यूटन पर एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स, और कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर। तो उनकी न्यूक्लियन इसके अंदर है, सबकी पोटेंशियल एनर्जी लगभग कांस्टेंट रहती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे यहाँ से न्यूक्लियन को निकालना है, यहाँ से,
और बोलो कि यहां से निकालना है, लगभग पोटेंशियल एनर्जी बराबर देनी पड़ती है, मतलब बराबर देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। पता चला इसको 8 MeV दे रहा हूँ और यहाँ जो MeV दे रहा हूँ, इतना नहीं, यहाँ 8 और यहाँ 8, 7.8, 7.9 ऐसा। तो लगभग जितने भी हैं इसके अंदर सभी की बाइंडिंग एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है न्यूक्लियन की कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। इसलिए तो मैं जब भी आपको मैंने पिछले टर्म में बताया था, तो मैंने आपसे कहा भी सबकी एनर्जी को 8 MeV मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल भी बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इसलिए बोलते हैं, फ्री बोलते हैं या फ्री मॉडल भी बोल सकते हैं, फ्री मॉडल, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन पर जितना फोर्स लगाएगा दूसरा भी उतना ही उस पर लगाएगा, तीसरा भी, तो सारे के सारे न्यूक्लियन फ्री होते हैं। ऐसा नहीं करता कि एक न्यूक्लियन में दूसरे न्यूक्लियन को दूसरा वाला तीसरे पर बहुत कम लगा रहा है, फोर्स की वैल्यू इक्वल रहती है, बराबर रहती है, इसलिए सारे के सारे जो न्यूक्लियन रहते हैं वो फ्री रहते हैं एक तरीके से क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता कि दूसरा वाला मुझ पर ज्यादा लगाएगा क्योंकि इसके अंदर, तो इसलिए इसको फ्री मॉडल यानी स्वतंत्र मॉडल भी कहा जाता है। एक बार तो सुनाता हूँ जल्दी जल्दी। सेल मॉडल जो था, ये मैंने पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए बता दिया आपको जल्दी हो जाएगा। सेल मॉडल जो था उसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया था मैजिक नंबर पे, और मैजिक नंबर में ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैजिक नंबर में एक तो ये बताया कि मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं, और दूसरा ये बता दिया था मैजिक नंबर के बारे में कि मैजिक नंबर को स्थायी संख्याएं यानी स्टेबल नंबर भी बोलते हैं। तीसरा ये मैजिक नंबर के बारे में बता दिया कि उस टाइम पर ये पता नहीं था कि इनको नाम क्या दें, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्या नाम दे दें, तो मैजिक नंबर नाम दे दिया था, मैजिक संख्याएं। तो उसको किसके थ्रू बताया गया था, सेल मॉडल के थ्रू, एक चीज। दूसरा ये था कि बच्चों सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले पॉइंट की। पहला वाला पॉइंट ये होता है कि जिन परमाणुओं के अंदर, जिन परमाणुओं का परमाणु क्रमांक 2, 8, 18 डैश 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 होता है, वो हमेशा एक बंद वक्र बनाते हैं, वो हमेशा एक बंद वक्र बनाते हैं और इनको अक्रिय गैस माना जा सकता है। हालांकि सारी की सारी गैसें अक्रिय गैस नहीं है, लेकिन आप पॉइंटों में तो यही लिखना है यार, इनको अक्रिय गैस कहते हैं। तो जिन एटम सबसे ज्यादा अक्रिय होता है, इनर्ट गैस होता है, जिन एटम 8, 18 डैश 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 होता है, इस एक इनर्ट गैस बोलते हैं, और ये सारे के सारे क्लोज सेल बनाते हैं, इसीलिए ये मोर स्टेबल। सेकंड पॉइंट ये लिख देना कि अगर मैं इसमें कोई 1 को ऐड करूं या 1 को माइनस करूं तो ये केमिकली एक्टिव हो जाएंगे। केमिकली क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जैसे मान लो 18 की जगह 19 ले लिया मैंने किसी का, तो वो केमिकली एक्टिव होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहा होगा। 18 ने तो बना लिया क्लोज सेल, एक घूम रहा होगा, वो किसी के पास भी चला जा सकता है, जा सकता है, और जाके अपना जिस दूसरे का ऑक्टेव यानी अष्टक पूरा कर सकता है। वो केमिकली एक्टिव रहता है, रासायनिक रूप से सक्रिय रहते हैं। अगला ये लिख देना, जिन एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियनों की संख्या बराबर है, मैजिक नंबर को आप याद कर लो, 2, 8, 20, 26 है ना, 50 और 82 और 126। जिन एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियनों की संख्या मैजिक संख्या के बराबर होती है, वो ज्यादा स्थायी रहते हैं, मोर स्टेबल रहते हैं। अगला पॉइंट ये भी याद कर लेना, इनके आइसोटोप्स भी बहुत मिलते हैं, मालूम है आपको, आइसोटोप्स, आइसोटोन जो रहते हैं वो भी बहुत मिलते हैं, हालांकि आगे बताने वाला हूँ मैजिक नंबर में। तो इनके आइसोटोप्स यानी आइसो समस्थानिक जो रहते हैं और आइसोटोन वो भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। आइसोटोप्स मैंने बताया था, ऐसे दो एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोटोप्स होते हैं, और ऐसे दो एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, आइसोटोन होते हैं। तो ऐसे परमाणु जिनके अंदर न्यूक्लियनों की संख्या मैजिक संख्या के बराबर होती है, स्थायी संख्या के बराबर होती है, उनके समस्थानिक बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, और सम न्यूट्रॉनिक जिसको बोलते हैं वो भी ज्यादा मात्रा में मिलती है। अभी बताऊंगा, 2-3 के बता दूंगा क्या क्या मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही मैजिक नंबर के बराबर है, वो मोर स्टेबल, मोर से भी मोर, अपेक्षाकृत बहुत अधिक स्थायी होती है। और जिनके अंदर दोनों में से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में से एक कोई नंबर इनके बराबर है, तो थोड़ा लेस स्टेबल हो जाता है, और एक भी नहीं है बराबर
तो सबसे कम स्टेबल या फिर अनस्टेबल बोल सकते हैं। उसके बाद ये होता है इनका जो एब्जॉर्प्शन एरिया होता है, एब्जॉर्प्शन एरिया जो रहता है, अवशोषण क्षेत्रफल, वो कम रहता है इनका, क्योंकि ये क्लोज सेल बना लेते हैं, फिर इनको जरूरत नहीं है ना किसी से लेने की ना देने की। लेकिन अगर मान लो इनके अलावा कोई मिलता है आपको, तो उनका एब्जॉर्प्शन एरिया जो रहता है, अवशोषण क्षेत्रफल जो रहता है, वो ज्यादा रहता है, क्योंकि वो किसी से ले सकते हैं या किसी को दे सकते हैं, उनका एरिया ज्यादा रहता है, वो किसी को ले सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, मान लो किसी के पास 2 एटम है, बस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, खत्म हो गया। मान लो किसी के पास 3 है, तो उसके लिए सेकंड ऑर्बिट भी आ जाएगा, एरिया बढ़ गया, सेकंड ऑर्बिट भी आ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। इस तरीके से जिनका ज्यादा हो तो उनका क्या होता है, एरिया ज्यादा रहता है। जिनका मतलब इनके अलावा कोई अगर नंबर मिलता है तो उनका एरिया ज्यादा माना जाता है। याद रखने का तरीका बताया मैंने आपको ये। और इनको फ्री मॉडल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फ्री मॉडल? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर केवल न्यूक्लियन ही तो है, और एक न्यूक्लियन दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है, दूसरा भी तीसरे पर उतना ही लगाता है। सारे न्यूक्लियन इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वो फोर्स से एक तरीके से फ्री है। कोई न्यूक्लियन ये नहीं कह सकता यार ये मुझ पर ज्यादा लगा रहा है फोर्स, तो सारे न्यूक्लियन एक दूसरे पर बराबर बराबर फोर्स लगाते हैं, तो इसीलिए उनको फ्री मॉडल नाम भी दिया गया था। और इनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी लगभग सभी की बराबर होती है, अप्रोक्सीमेटली जितने भी एटम है सबकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहती है, वो बराबर रहती है। ऐसा नहीं, बाइंडिंग एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर रहती है। कारण क्या है, फोर्स भी सबके लिए लगभग बराबर ही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक एटम की 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे की 50,000, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आसपास रहती है सबकी, 7 से लेकर 8 या 8.5 के बीच में सारी की सबकी रहती है। ये किसी की ना बहुत ज्यादा कम होती है ना बहुत ज्यादा ज्यादा रहती है। सबकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग बराबर रहती है, और पोटेंशियल एनर्जी लगभग क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है और बराबर मात्रा में मिल लग रहा है, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहती है, लगभग कांस्टेंट रहती है। तो कम से कम ये 7-8 पॉइंट जो मैंने बताए वो लिख के आने पड़ेंगे, और फिर लिख के आना पड़ेगा मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर भी बता देता हूँ आपको, इनको मिटाता हूँ। सेल मॉडल लिखने को अगर आएगा तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखे आना। उसके बाद है मैजिक नंबर, स्थायिक संख्या। अब मैजिक नंबर में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो मैजिक नंबर लिखते हैं। मैजिक नंबर क्या होते हैं, 2, 8, 20, 26, 50, 82 और उसके बाद 126। वो सीरीज पढ़ी है आपने, यूरेनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज, थोरियम सीरीज, ये सारी सीरीज आपने सुनी होगी 11th-12th में, कभी सुना हो या पढ़ा हो, मालूम है। उसमें जब भी डीके होता है, जब भी विघटन होता है, डीके होता है, तो लास्ट में क्या मिलता है, लेड मिलता है। देखना आप कोई भी सीरीज पढ़ लेना, इनमें जब भी रेडियो एक्टिव डीके होगा तो लास्ट में लेड मिलता है, लेड, पीबी 82 126 लेड मिलता है, पीबी पीडी सॉरी पीबी लेड। ऐसा इसलिए होता है, आपको बता दें, देखो लेड में देखो ध्यान से, पीबी क्या रहता है, 82 और 126। न्यूट्रॉन देखो कितने हैं, न्यूट्रॉन देखो कितने हैं, इसमें इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन, इसमें इसको माइनस करो तो ये गया 126। कितना बच रहा है बोलो, प्रोटॉन आ गया 82 और न्यूट्रॉन आ गया आपका कितना, 44 में से कितना, 44 44 44 आ रहा है। 6 में से ये गया तो 4 आ जाएगा, 12 में से 26 नहीं होता सर, 208 होता है ये तो। हाँ 208 होता है। 126 तो सर इसमें माइनस करके आएगा वो ये न्यूट्रॉन। ये आ जाएगा ना। लेड का क्या होता है, 82 208 होता है, 82 208। प्रोटॉन कितने हो गए इतने, न्यूट्रॉन कितने हो गए, इसमें से इसको माइनस किया, ये देखो प्रोटॉन मैजिक नंबर के बराबर, न्यूट्रॉन मैजिक नंबर के बराबर, दोनों बराबर हैं।
इसलिए जितनी भी सीरीज आप पढ़ोगे ना, यूरेनियम सीरीज देख लेना, यूरेनियम तो सबसे ज्यादा फेमस है, उसमें अंत में लेड ही मिलेगा आपको लास्ट में फाइनली। क्यों? उसका रीजन क्या है कि लेड जो होता है वो मोर स्टेबल रहता है, अधिक स्थायी रहता है। बाकी जितनी भी सीरीज आप पढ़ोगे, नेपच्यूनियम, यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम, उन सभी में भी मिलता है लेड लास्ट में। जैसे मैं नेक्स्ट पे आपको शायद एक आध क्वेश्चन बताऊंगा उसका, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन वगैरह का, तब बताऊंगा आपको 126 में। तो ये जितनी भी सीरीज है उसके लास्ट में आपको लेड देखने को मिलता है, क्योंकि लेड मोर स्टेबल रहता है। उसके उसके अंदर प्रोटॉन का नंबर जो रहता है वो इसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन का नंबर जो रहता है वो भी उसके बराबर रहता है, मैजिक नंबर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया थर्ड नंबर। बच्चों मैंने पहले बता दिया था कि इसकी थ्योरी और इसकी थ्योरी जो मैंने पहले बताया लगभग समान ही है। जैसे मैंने बताया, फिर से मैं एक बार और लिख देता हूँ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर अगर इनके बराबर है, मैजिक नंबर के बराबर, तो वो मोर स्टेबल रहते हैं, मोर स्टेबल। और उनके आइसोटोप्स भी बहुत मिलते हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन, आइसोटोन समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं टिन, फोर्थ नंबर, टिन, टिन की बात करूं, टिन, टिन को शायद एसएन लिखते हैं, एसएन। उसका जेड जो रहता है वो एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 50 रहता है। कितना रहता है? 50 रहता है। इसके 10 आइसोटोप मिलते हैं, 10 आइसोटोप। अब वो नहीं लिखना है कि कौन कौन से मिलते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। 10 जो रहता है एसएन जिसको बोलते हैं, जेड की वैल्यू 50 रहती है, उनके 10 आइसोटोप मिलते हैं। और भी देख सकते हैं, जैसे मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का जेड कितना रहता है? 20 रहता है, उसके 6 आइसोटोप मिलते हैं, 6 आइसोटोप। कैल्शियम जो रहता है उसका 20 रहता है, उसके 6 आइसोटोप्स मिलते हैं। टिन जो रहता है उसका एटॉमिक नंबर 50 रहता है, उसके 10 आइसोटोप्स मिलते हैं। और भी रहते हैं, ये कम से कम 2 तो ये लिख के ही आना एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, जैसे मैं अगर बोल दूं आपसे सम न्यूट्रॉनिक, मिटा देता हूं पहले इनको, तो मिटा देता हूं। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि न्यूट्रॉन का नंबर, जैसे मान लो कोई भी एटम हो, कोई भी एटम, जैसे आप देख लेना, कोई भी एटम हो जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 50 के बराबर हो या फिर 82 के बराबर हो, न्यूट्रॉन का नंबर। कोई भी एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या 50 हो और 82 हो, उसकी अगर हम बात करते हैं, इनको छोड़ दो बस, इनको छोड़ दो। मैजिक नंबर में बोल रहा हूं मैं, मैजिक नंबर में जैसे 2 था, 8 था, है ना, 20 था, ये सारे थे आपके। मान लो कोई ऐसा एटम है, आपके पास बहुत सारे एटम हो सकते हैं, कोई ऐसा एटम, जैसे मैं आपसे बात करूं हीलियम, हीलियम की बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूं इसके आइसोटोन कितने मिलेंगे? आइसोटोन मान लो किसी बच्चे को याद नहीं है कि कितने मिलेंगे, तो आप कह देना इसके आइसोटोन जो होंगे वो 5 से कम होंगे। कितने होंगे? लेस देन 5, लेस देन 5। मैंने आपसे कहा एक काम करो, आप तो ऑक्सीजन के बताओ मुझे कितने होंगे, तो आप कहना इसके भी 5 से कम होंगे, लेस देन 5, लेस देन 5 आइसोटोन, आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक। मैंने कहा तो फिर इनके क्या होंगे, तो आप कहना जिनके लिए एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 50 है उसके 6 होंगे आइसोटोन, और जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 82 है उसके आपके 7 होंगे। मैजिक नंबर में भी जितने नंबर आप देख रहे हो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या, इनको छोड़ दो बस, दो को, बाकी किसी के बराबर भी हो, उनके आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक 5 से कम होते हैं, और इनके 5 या 5 से कम होते हैं, लेस देन और इक्वल टू 5 लिख सकते हो। और इनका 6 और इसका 7, याद रखना आप, कोई भी नंबर हो मैजिक नंबर के बराबर जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो ये सारे पॉइंट थे मैजिक नंबर में। बाकी तो सुने हुए पॉइंट है आपके मैजिक नंबर में, वही जो सेल मॉडल में बताए थे कि वन ज्यादा हो या कम ज्यादा हो, वन मतलब उनमें वन ऐड कर दें या फिर वन को माइनस कर दें तो वो अनस्टेबल हो जाती है, ये सारी की चीजें।
चलो मिटा दूं इसको। उसके बाद अब बात करते हैं कि सेल मॉडल जो था उनके सक्सेस क्या थी, सफलताएं। सेल मॉडल की सफलताएं क्या थी, सक्सेस। तो इसकी सफलताएं क्या थी, एक तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर पाया। बहुत सारे एटम के इसने मैग्नेटिक मोमेंट निकाले, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। बहुत सारे एटम जो थे उनके मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर दिए इसने, चुंबकीय आघूर्ण। दूसरा, बहुत सारे एटमों का इसने एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग ज्ञात किया। बहुत सारे परमाणुओं का क्या, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया, कोणीय संवेग ज्ञात किया। बहुत, और मैजिक नंबर को भी इसने एक्सप्लेन किया था कि मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं और वो उनको स्टेबल नंबर क्यों बोलते हैं, वो उनको बताया। कम से कम 3 पॉइंट तो आपको लिख के आना है सक्सेस। ड्रॉबैक क्या था, फेल क्यों हो गए, ड्रॉबैक। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये था, इसने क्वार्टर पोल मोमेंट तो निकाले बहुत सारे एटम के, चतुर्ध्रुव आघूर्ण, चतुर्ध्रुव आघूर्ण बहुत सारे एटम के निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ के ही निकाल पाए। तो एक तो क्वार्टर पोल मोमेंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, चतुर्ध्रुव आघूर्ण नहीं निकाल पाया। दूसरा, जैसे इसके सक्सेस में ये भी लिख सकते हो कि बीटा डिके वगैरह था ना, उसको भी इसने एक्सप्लेन किया था, बीटा डिके। हालांकि उसने भी किया था इससे पहले वाले ने भी, लेकिन बीटा डिके के बारे में इसने बताया था। दूसरा ये जो था कि जिन एटम के लिए कैपिटल ए की वैल्यू 150 और 180 के बीच में है, और उसके बाद या फिर 200 से ज्यादा है, उनके पास एनर्जी कितनी होती है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक तो क्वार्टर पोल मोमेंट के बारे में नहीं बता पाया। दूसरा, जिन जिन एटम का, जिन परमाणुओं का कैपिटल ए मतलब एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या 150 और 180 के बीच में है, या फिर ए से ज्यादा मतलब 200 से ज्यादा है, उनकी मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, इसको भी ये बता नहीं पाया था कि बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा कितनी होती है, या मिनिमम एनर्जी उनके पास कितनी हो सकती है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन, सेल मॉडल, ये मैजिक नंबर या सेल मॉडल, सेल मॉडल। तो ये सर इसके ये ड्रॉबैक। ये एटॉमिक नंबर के लिए है ना, 150 180? एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बोल रहा हूँ, ए, कैपिटल ए, ठीक है। और इसने, हालांकि ये आप उसमें लिख देना सक्सेस में, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट कुछ एटम के हालांकि इसने नहीं निकाल पाए थे, लेकिन आप तो सक्सेस में लिख आना मैग्नेटिक मोमेंट। क्वार्टर पोल मोमेंट लिख देना इसमें। कंप्लीटली तो देखो मैंने बताया था, पूरी तरह कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे आप कहो कि इसने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, चुंबकीय आघूर्ण, सभी का नहीं निकाल पाया, पूरे का नहीं निकाला इसने, लेकिन ज्यादा का निकाल पाया, इसलिए मैंने सक्सेस में लिख दिया। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग हर एक का नहीं निकाला इसने, बहुत सारे एटम का रह भी गया। तो ये कंप्लीटली एक्सप्लेन तो इसको नहीं कर पाया कोई भी, ये था। तो ये सेल मॉडल में आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। सेल मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें न्यूक्लियन, स्टार्टिंग में यही लिखना, सेल मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें न्यूक्लियन, सभी न्यूक्लियनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स इक्वल होता है, उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसीलिए उस मॉडल को फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल भी कहा जाता है। जो सेल मॉडल होता है, कोस मॉडल जो होता है, उसमें जितने भी न्यूक्लियन है सभी एक दूसरे पर बराबर मात्रा में बल लगाते हैं या एक ही बल लगाते हैं, तो उनकी जो ऊर्जा रहती है लगभग नियत रहती है, लगभग नियत रहती है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लगभग कांस्टेंट रहती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसीलिए उस मॉडल को स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मॉडल भी कहा जाता है। तो ये सेल मॉडल की कुछ सक्सेस थे। बाकी ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है, इतने पॉइंट तो आप लिखिए ना उसमें। चलो मिटा देता हूँ ये।
अगर कोई एक आध क्वेश्चन और रह गया होगा तो बताते हैं नेक्स्ट टाइम पे, इतना करा देते हैं। कोई अगर एक आध क्वेश्चन रह गया होगा तो उसको अगले दिन तक। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं रहा है इसके अंदर, एक आध कोई क्वेश्चन अगर रहा होगा तो देखते हैं। उसके लिए तो फिर मुझे डायग्राम वगैरह बनाने पड़ेंगे, है ना। एक आध कोई क्वेश्चन है जिसके लिए डायग्राम पहले से बनाता हूँ मैं, और नहीं तो अभी डायग्राम में टाइम लगता है। फिर नेक्स्ट टाइम पे बता देता हूँ। अभी रिवीजन क्लास जिसको लेना है वो ले सकता है, और नोट्स में भेज दूंगा सकता है, इसलिए क्लास ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे। मतलब नया यूनिट मतलब सेकंड पार्ट फिजिक्स का, और अगर नहीं हो पाया तो उससे नेक्स्ट टाइम पे 100% हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस तो आपका टाइम पे खत्म हो जाएगा सर। हाँ सर सीसी के लिए क्वेश्चन दिए हैं सर, एक ठोस में ऊर्जा बैंड के लिए कौन ही पेनी मॉडल को समझाइए, सेकंड पेपर का है सर, कहाँ से लिखा सर? मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको लिख के जमा कर दूंगा। अभी सेंड कर देना सर, जस्ट अभी लिखना सर, हाँ क्लास के आज बाद सर। आज मैं सेंड कर दूंगा, और दोनों क्वेश्चन सेंड कर दूंगा जो आपको उसमें सीसी में जमा करने हैं, ठीक है। आप मुझे सीसी के क्वेश्चन सेंड कर देना कौन से हैं, मैं दोनों सेंड कर दूंगा, ओके सर। ठीक है। आज चलो नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं इसमें कुछ मिलता है तो, और जिसको रिवीजन लेना है क्लास को ले लो। मैं थोड़ा सा हाइजेनबर्ग बताऊंगा आज, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। कुछ होता इसमें आपको लिखना नहीं पड़ता, इसलिए समय बहुत बच जाता है ना। अभी अगर ये चीज लिखा हो तो 2-2 3-3 टाइम लगते हैं इसमें। सिलेबस आपको आराम आराम से कराएंगे तो भी मान के चलो जनवरी फरवरी में निपट ही जाए, क्योंकि सेकंड पार्ट में इतना वो नहीं है। मतलब है तो टफ तो है, ऐसा नहीं है कि टफ ना हो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, 2-3 मिनट मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। जिन बच्चों की फीस कंप्लीट जमा नहीं है वो कंप्लीट जमा करवाएं। सर हम्म सर एग्जाम सर ऑनलाइन हो रहे हैं सर, क्या सुनने में आ रहा है? नहीं एग्जाम की अभी कहाँ से सुनने में आ रही। बोल अभी रहे तो थे सर कॉलेज में सर बच्चे। नहीं अभी नहीं, सर अभी ऐसा कुछ नहीं फैला सर, वो तो जाके तो चला गया कोई ना वापस सर, अब कुछ नहीं आएगा सर। अभी अभी तो देखो आपको बताया सीसी वगैरह भले ही ऑनलाइन वगैरह ले लें वो लोग, क्योंकि वो हमेशा थर्ड ईयर के सीसी जमा ही होते हैं। जब से हम पढ़ा रहे हैं एक आधी बार ऐसा हुआ होगा कि थर्ड ईयर के सीसी के एग्जाम करवाए हों, नहीं तो वो जमा ही करवाते हैं। थर्ड ईयर के और सेकंड ईयर के भी मान के चलो 80% जमा ही करवाते हैं। फर्स्ट ईयर के जरूर वो करवा लेते हैं ऑफलाइन। और एग्जाम का ऐसा है कि एग्जाम के चांसेस मेरे हिसाब से 90% होते हैं। 10% अगर कोई स्थिति ऐसी बनी तो बात अलग है, नहीं तो 90% एग्जाम होने, क्योंकि 12th के भी एग्जाम हो रहे हैं फरवरी में, 17 फरवरी से। तो फिर आपके भी करवाएंगे, अगर वो 12th के भी कैंसिल करवा देते, अगर आपके भी कैंसिल करवाने बोले तो एग्जाम तो होंगे। सर कैंसिल क्यों करवाएंगे सर, अभी ये स्थिति बनी कुछ है ही नहीं सर। ये कुछ है नहीं ना, ये तो क्या, एक तो वैसा ही चला, इससे कोई किसी की मृत्यु भी नहीं हो रही है। दूसरा क्या है कि वैक्सीनेशन हाई फाई चल रहा है अभी, जल्दी जल्दी चला रहे हैं, वैक्सीनेट करवा रहे हैं। बस
एग्जाम तो होंगे, आप तो तैयारी करके रखो, क्योंकि क्या है, अगर एग्जाम हो गए तो ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, नहीं हुए तो सभी को फायदा है, और अगर हो गए तो केवल आप ही को फायदा मिलेगा। बाकी बहुत बच्चे रोएंगे देखना इस बार, अगर एग्जाम वास्तव में हुए तो। और 90% होने होने हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी इतनी वो नहीं चल रही कि बहुत जल्दी बहुत बड़ी हवा चल रही हो कि भाई ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा प्रकोप हो गया, कुछ भी नहीं। सर दिक्कत ये नहीं है कि उससे हो नहीं रहा, दिक्कत ये है सभी चुनाव करवाने लगते हैं ना सर उस टाइम में। हाँ, चुनाव करवा रहे हैं, वही तो चुनाव भी दिक्कत तो करो, सरपंच के चुनाव आ गए जनवरी में। हाँ। सरपंच बने या ना बने हम्म। कोरोना फिर से फैल गया ना इस वजह से सर, तो दिक्कत हो जाएगी, सरपंच तो नहीं बन पाएगा। पता नहीं क्या होगा यार, कुछ कह नहीं सकते। इस बार दोनों चीजें हैं, अगर एग्जाम नहीं हुए तो बच्चा पढ़ना भूल जाएगा कि भाई पढ़ाई लिखाई भी कोई चीज होती है। सर नहीं इसमें है ना सर, डिग्री में कुछ है नियम वियम, मतलब मानी नहीं जाती 3 साल डिग्री फ्री मिल जाती है, कुछ है ना? हाँ, 3 साल की, ये तो क्या जीवाजी यूनिवर्सिटी वाले भी बोलते हैं कि 3 साल जो प्रमोशन वाली डिग्री है वो मान्य नहीं होती है, मतलब तीसरी साल इनको एग्जाम कराना ही कराना है। अगर मान लो बाई चांस बहुत ज्यादा स्थिति खराब है तो फिर ये ऑनलाइन कराएंगे, ये कैसे भी कराएंगे। और स्थिति अगर थोड़ी सी भी नहीं सही रही है, अच्छी रही, तो फिर ये एग्जाम करवा लेंगे सोशल डिस्टेंसिंग पे। अब जीवाजी वालों को तो यही कहना था कि भाई हम तो एग्जाम करवाएंगे, अब पता नहीं आगे क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लिख देता हूँ शॉर्ट में, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? अनिश्चितता। सबसे पहला वर्ड ये आता है, अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? एरर। जैसे मान लो कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में, जैसे मैंने आपसे कहा कि वोल्टेज की वैल्यू है 4 वोल्ट और आई है आपका 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो V इक्वल टू आपने कहा आई आर, तो R बराबर निकाल लेंगे V अपॉन आई, मतलब 4/2, मतलब आंसर आ गया। ठीक है, ये तो सबको मालूम है कि V अगर 4 है, I अगर 2 है, तो रेजिस्टेंस कितना आना है? 2। रेजिस्टेंस 2 आ गया, लेकिन क्या प्रैक्टिकली भी इतना आएगा? जैसे मान लो आपने प्रैक्टिकल किया, हो सकता है 2 ना आए, 2.1 आ जाए, या उससे कम आ जाए 1.9। तो 0.1 का जो एरर आया वो है अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। 0.1 का जो एरर आया है वो अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, एक चीज। ठीक, तो अनिश्चितता का मतलब होता है एरर, यानी एरर बोल सकते हैं, त्रुटि बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहो। एक चीज तो ये। दूसरा, जैसे बच्चों मैंने कहा आपसे कि मान लो कोई पार्टिकल मेरे पास एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ये एक्स है और ये वाई है। मान लो कोई पार्टिकल यानी कोई कण मान लो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा कि भाई बोलो पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, तो आपने कहा वो पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है। पूरा सुनना आराम से। अब आप ये भी सोच रहे होंगे पागल थोड़ी ना है, सो हम यहाँ बताएंगे, हम तो यही बताएंगे। बता रहा हूँ अभी, आप भी यही बोलोगे। आपने कहा पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, या किसी ने कहा पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, तो मतलब पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन ना बता के आप उसके नीचे या ऊपर बता रहे हो, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसमें एरर हो गया।
इसमें इसमें एरर हो गया। आपने जो लोकेशन बताई ना मुझे पार्टिकल की, उसमें कमी हो गई इसमें। आपने एग्जैक्ट नहीं बता पाई, या उससे ज्यादा बता रहे हैं या उससे कम बता रहे हैं, तो ये एरर हो गया। इसी को अनसर्टेनिटी बोलते हैं, अनिश्चितता। अनिश्चितता ऐसा क्यों बताता है कोई? पागल थोड़ी ना है, कोई क्यों बताएगा? वो तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये है तो ये तो बताएगा, ऐसा बताएगा। क्यों बताएगा वो देखो। पार्टिकल जो रहते हैं बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं। हाइजेनबर्ग ने ये वाला प्रिंसिपल जो दिया था वो 1927 में दिया था। पहले डी ब्रोगली ने आपको डुअल नेचर के बारे में बताया था कि लाइट का जो रहता है वो डुअल नेचर रहता है, द्वैतीय प्रकृति होती है प्रकाश की। फिर आगे चल के श्रोडिंगर ने 1925 में दिया था कुछ एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया था मैटर वेव के साथ जो पार्टिकल एसोसिएटेड होता है, या किसी पार्टिकल के साथ जो मैटर वेव एसोसिएटेड होती है वो 2 और मोर देन 2 होती है ना, ऐसा कुछ बताया। फिर आया था हाइजेनबर्ग बाद में। सीधा सीधा हाइजेनबर्ग की बात करते हैं अपन, क्योंकि पिछला पुराना। तो हाइजेनबर्ग ने 1927 में डुअल नेचर ऑफ लाइट को बेस मानकर एक प्रिंसिपल दिया था, जिसको हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल नाम दिया जाता है। द्रव्य की या मैटर की द्वैतीय प्रकृति को आधार मानकर सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसको अपन हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको अनसर्टेनिटी बता दिया, अनिश्चितता होती क्या है, एरर बोलते हैं उसको। अब ये एरर आती क्यों है? ऐसा क्या हो गया कि मैंने भाई ये लोकेशन 2 बता दी और फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप भी गलत बताओगे। उसका कारण मैं बताता हूँ। आपके पास हमेशा ध्यान रखो, 2 टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। कैसे? मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो पार्टिकल का मतलब होता है बड़े पार्टिकल, और माइक्रो पार्टिकल का मतलब होता है छोटे पार्टिकल। 2 प्रकार के कण होते हैं आपके पास, एक तो स्थूल और एक सूक्ष्म। कैसे, कितने प्रकार के कण होते हैं? 2 प्रकार के, मैक्रो, मैक्रो यानी स्थूल, और एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। 2 प्रकार के पार्टिकल है आपके पास, मैक्रो और माइक्रो, स्थूल और सूक्ष्म। मैक्रो वो पार्टिकल होते हैं जो बड़े होते हैं, जिसको आप प्रयोगों द्वारा देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो, वो होते हैं मैक्रो यानी स्थूल। और जिसको प्रयोगों द्वारा नहीं देख सकते, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो होते हैं सूक्ष्म यानी माइक्रो। तो हाइजेनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकाला था ना, वो माइक्रो के लिए निकाला था, ना कि मैक्रो के लिए। किसके लिए? माइक्रो के लिए, ना कि मैक्रो के लिए। पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट सुनाता हूं थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं आपको इसके बारे में। हाइजेनबर्ग के हिसाब से हाइजेनबर्ग ये बोलता है कि किसी भी पार्टिकल की, हाइजेनबर्ग ये बोलता है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग ये बोलता है किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग के हिसाब से हाइजेनबर्ग ये बोलता है किसी भी कण की स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता होती है उसको हम एक साथ नहीं बता सकते। या ऐसा बोल सकते हैं किसी कण की स्थिति और संवेग को की स्थिति, किसी कण की स्थिति और उसके संवेग को एक साथ नहीं बता सकते। सीधा सीधा बोल दो, किसी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ नहीं बता सकते, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं बता सकते आप। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले मैक्रो के लिए, तो मैक्रो के लिए तो उसने दिया ही नहीं था, तो मैक्रो के लिए तो उसने दिया ही नहीं था, किसके लिए दिया था? माइक्रो के लिए। क्यों नहीं दिया मैक्रो के लिए? मैक्रो जो पार्टिकल होते हैं ना, बड़े बड़े पार्टिकल, उनकी स्थिति भी बता सकते हो आप और मोमेंटम भी बता सकते हो। जैसे मान लो कार आपके सामने से गुजरी, तो आपको तुरंत बता दो कि स्पीड ज्यादा है यार इसकी, तो कम है, अप्रोक्स होगी 60-70 के आसपास चला रहा होगा गाड़ी। और पोजीशन भी बता सकता है कि ये पोजीशन यहाँ है, स्थिति। क्या माइक्रो में बता सकता है कोई? कोई नहीं बता सकता। इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है ऐसे, अगर मान लो उसकी आप पोजीशन बता भी दोगे कि पहले ऑर्बिट में या दूसरे ऑर्बिट में, तो उसका मोमेंटम नहीं बता सकते,
जब वो चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, कितना मोमेंटम होगा, क्योंकि उसके लिए वो उसको दिखना तो जरूरी है। मान लो आपने माइक्रोस्कोप से देख भी लिया तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, माइक्रोस्कोप से आपने देख लिया, अरे यार एकदम धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन वो घूम रहा है ना, तो उसकी पोजीशन कैसे बताओगे? ये तो बता दोगे मान लो ऑर्बिट में है, लेकिन ऑर्बिट में सेकंड में है, लेकिन किस जगह है वो कैसे बताओगे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का? जब तक आप बोलोगे यहाँ है तब तक वो आगे निकल चुका होगा। माइक्रो, मैक्रो का बता सकते हो। मैक्रो आपके यहाँ से निकला तो आप तुरंत बोल देखो कि आगे वाला वो भी और एक पोजीशन, ये रहा मोमेंटम। तो उसने माइक्रो पार्टिकल के लिए, मतलब छोटे वाले जो कण होते हैं उनके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, अनिश्चितता का सिद्धांत, पहली चीज। दूसरा एग्जांपल भी सुनो। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ से लेकर बाड़े तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ मान लो KRG कॉलेज तक का मान लेते हैं, यहाँ से KRG कॉलेज तक का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का मतलब 4000 मीटर। अब 4000 मीटर में मान लो किसी ने फिर नापा, उसने कहा नहीं नहीं मैं तो नाप ही के देखूंगा, उसने नापा, मान लो 4000 और 100 भी निकला एक्स्ट्रा, 100 मीटर ज्यादा निकला, तो 4000 के कंपेरिजन में आप 100 को नेगलेक्ट मान के छोड़ सकते हो। 100 कम हो जाएगा 4000 के कंपेरिजन में। 100 तो मैंने बहुत ज्यादा ले लिए, जैसे 10 या 20 ले सकते हैं, 10 मान लो या 20 मान लो, तो 10-20 को नेगलेक्ट मान के छोड़ दो कि यार 4 किलोमीटर के समय 10-20 का कोई मायने नहीं, 4 के आसपास ही। लेकिन अगर मैंने बोला आपसे, ये तो हो गया मेजर, माइक्रो, वो मैक्रो, बड़ी वाली डिस्टेंस। बड़ी वाली डिस्टेंस 4000 मीटर थी, उसके कंपैरिजन में आपने 10-20 को नेगलेक्ट मान के छोड़ दिया, तो मैक्रो पार्टिकल में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, अनिश्चितता नहीं है, ये मान लिया जाता है। लेकिन माइक्रो में अगर मान लो आपसे बोलूं मैं ये वाला डिस्टेंस, अब मान लो ये वाला डिस्टेंस है आपका 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, और नाप के देखा तो निकला 1.1 मिलीमीटर, तो 0.1 को 1 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट नहीं मान सकते आप। 0.1 को 1 के कंपैरिजन में, जैसे 1.1 ज्यादा निकल गया, तो आपने कहा अनसर्टेनिटी कितनी की आ गई, अनिश्चितता 0.1 की, तो आप सोचो 0.1 को मैं 1 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट मान लूं, कैसे भी नहीं मान सकते। लेकिन वहां 4000 के कंपैरिजन में आप 10-20 को नेगलेक्ट मान के छोड़ सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, मैक्रो जो पार्टिकल होते हैं, बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं, बड़े बड़े जो कण होते हैं, उनमें अनसर्टेनिटी नहीं मिलती है। उनकी पोजीशन यानी स्थिति और मोमेंटम यानी संवेग को बताया जा सकता है, एक साथ कैलकुलेट भी किया जा सकता है। लेकिन इनमें अगर माइक्रो की बात करता हूँ, छोटे छोटे पार्टिकल की बात करता हूँ, छोटे छोटे कणों की बात करता हूँ, तो वहां पर आप एक साथ दोनों चीजें नहीं बता सकते, एक साथ दोनों चीजें नहीं बता सकते। तो हाइजेनबर्ग का यही स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था? द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, the product of uncertainty in position and momentum, product of uncertainty in position and momentum is nearly equal to h cut या h upon 2 pi, या फिर ऐसा भी लिखा रहता है कई जगहों del x into del pi, del v greater than or equal to h upon 2 pi। हाइजेनबर्ग के हिसाब से del x और del p यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम जो होता है वो h कट के इक्वल होता है, या h अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो h कट के बराबर होता है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इतनी अनसर्टेनिटी तो आपको मिलनी है। h की वैल्यू होती है 6.6 10 की पावर माइनस 34, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और 1.05 10 की पावर माइनस 13। हाइजेनबर्ग के हिसाब से ये रहता है कि इतनी अनसर्टेनिटी h अपॉन 2 पाई, इतनी तो हर एक एक्सपेरिमेंट में मिलती है। माइक्रो लेवल का कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, h अपॉन 2 पाई इतनी अनसर्टेनिटी तो मिलेगी, इससे ज्यादा भी मिल सकती है, कम से कम इतनी तो मिलेगी। इसका मतलब ये होता है इतनी अनिश्चितता तो फिक्स है, इतनी एरर तो निकलेगी, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट था। अब देखो
नोट्सों में आपको 2-3 डायग्राम भी मिल जाएंगे। एक तो ऐसा मिलेगा जिसकी वेवलेंथ कांस्टेंट है, इसके लिए लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, कांस्टेंट है। देखो वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। हर एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, तुम्हारा टी टाइम पीरियड में इतनी है, अगले टी में इतनी है, अगले टी में इतनी, मतलब फिक्स है, कांस्टेंट है लैम्डा। लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक साथ किसी पार्टिकल की अनसर्टेनिटी को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। अगर एक में अनसर्टेनिटी है तो दूसरे में अनसर्टेनिटी नहीं होगी, जो दूसरे में है तो पहले में नहीं होगी, और हो सकता है दोनों में भी हो सकता है दोनों में भी हो। लेकिन आप ये सोचो कि मैं एक साथ में दोनों, अगर मतलब एग्जैक्ट दोनों की लोकेशन एक साथ बता दूं, मतलब पोजीशन भी बता दूं, मोमेंटम भी बता दूं, पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आप एक बता दो, एक ना बता पाओ, हो सकता है आप दोनों ना बता दो, ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों बता दो ये पॉसिबल नहीं। देखो पार्टिकल जो होता है वो वेव की फॉर्म में चलता है, आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, तरंग यांत्रिकी के अनुसार कण जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है। तो मैंने मान लिया कि एक पार्टिकल है जो एक वेव की फॉर्म में चल रहा है, तो वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, तो वेव मैकेनिक्स में भी अगर आप जाके देखोगे, तरंग यांत्रिकी में देखोगे आप, तो आपको एक जगह अनसर्टेनिटी कम मिलेगी और दूसरी जगह ज्यादा। देखो मैं एक बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया डेल्टा एम इंटू डेल्टा पी बराबर एच कट, बराबर लिख देता हूँ, है ना, नियरली इक्वल टू रहता है। मैं क्या कहने वाला हूँ वो बताया, डेल्टा एच बराबर एच कट अपॉन डेल्टा। मैं ये कहने वाला हूँ कि अगर आपको डेल्टा एक्स ज्यादा मिलता है तो डेल्टा पी कम मिलेगा, मतलब एक में अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता ज्यादा है तो दूसरे में क्या होगी, कम। इसमें जितनी ज्यादा मिलेगी उसमें उतनी कम मिलेगी। एक एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, ये देखो, ये मान लो एक वेव है और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वेव में पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी या अनसर्टेनिटी निकालते क्या मिलती है। तो देखो सबसे पहले हम वेव के लिए देखते हैं, तो लैम्डा क्या होता है, कांस्टेंट, और लैम्डा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी, तो पी बराबर कितना, एच अपॉन लैम्डा। डी ब्रोगली के हिसाब से लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, पी इधर ये एच कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल करो आप, कितना आएगा, 0। एच कांस्टेंट पी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल करो या इसमें चेंज निकालो, कितना आएगा, 0 आएगा। डिफरेंशियल कर दो, अच्छा चेंज निकालो, तो देखो डेल्टा पी 0 मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 0, संवेग में अनिश्चितता कितनी आ गई, 0। तो इसमें कितनी आएगी, डेल्टा एक्स इनफाइनाइट। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक में अनसर्टेनिटी नहीं मिली, आपको अनिश्चितता नहीं मिली, तो दूसरे में आपको मिलेगी मिलेगी, और हो सकता है दोनों में मिल जाए आपको, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एच कट के बराबर। डेल्टा एक्स का मिल जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ देखो डेल्टा एक्स का मतलब होता है पोजीशन इन अनसर्टेनिटी, पोजीशन इन अनसर्टेनिटी, स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा एक्स कितना, इनफाइनाइट, मतलब पार्टिकल को आप यहाँ से यहाँ तक ढूंढ नहीं सकते कहाँ होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा, सबका एम्पलीट्यूड सेम है, कोई नहीं बता सकता पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल कहाँ फाइंड होगा कोई नहीं बता सकता। लेकिन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी 0 है, क्योंकि वेव कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, वेव क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, ना तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो इसलिए डेल्टा पी 0 आ गया। लेकिन डेल्टा एक्स कोई नहीं बता सकता कहाँ होगा, ठीक है, तो ये उसके बाद अगर हम बोले, अरे वही वाली बात होगी, जैसे मान लो कि 4 कमरे हैं आपके पास, और चारों कलर कलर कमरे जो हैं वो किसी एक ही पेंट से कर दिया आपने, रेड कलर की है चारों, रेड कलर कर दिया है बाहर से आपने, 4 कमरे बने, 1 2 3 4। आपसे कहा किसी ने कि रेड कलर की कमरा है, उसमें कोई व्यक्ति बैठा है, उसको बुला के लाओ, किस में बुलाने जाओगे, इसमें जाओगे, उसमें जाओगे, इसमें जाओगे, उसमें जाओगे, क्योंकि एक ही कलर है।
इसलिए नहीं बता सकते आप। हाँ, अगर मान लो चारों डिफरेंट कलर होते तो कोई बोलता है इसमें से बुला लो, ये व्यक्ति बैठा हुआ तो चले जाते, है ना। ये है। तो ऐसे ही यहाँ पर सेम एम्पलीट्यूड है तो पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, कोई नहीं बता सकता है। हाँ, अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि जो वेव डायग्राम है वो ऐसा है, ऐसा ऐसा भी बना सकते हो, मान लो ऐसा है, ठीक। अब कोई भी बता सकता हो, हालांकि पोजीशन में और मोमेंटम में दोनों में अनसर्टेनिटी मिलेगी क्योंकि वेव में डिफरेंस है, वेवलेंथ में डिफरेंस है। यहाँ लैम्डा कांस्टेंट था, यहाँ वेवलेंथ ज्यादा कम ज्यादा हो रही है, हो सकता है ये वेवलेंथ इसकी लैम्डा हो इधर कम हो गई हो, है ना, यहाँ कम हो गई हो। लेकिन यहाँ पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहती है। क्यों? पार्टिकल को वहां आसानी से देखा जा सकता है जहां एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज्यादा हो, जहां एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है, आयाम का मान ज्यादा है। और धीरे धीरे पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है वेवलेंथ में अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई ऐसा वेव मिलता है जिसमें वेवलेंथ की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा का मान कांस्टेंट नहीं है, तो आप पार्टिकल को आसानी से फाइंड कर सकते हो। आप पार्टिकल को क्या कर सकते हो, आसानी से फाइंड कर सकते हो, कहीं पे भी मिल सकता है। जहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता है, जहाँ आयाम का मान ज्यादा रहता है, वहाँ पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा रहती है। कहने का मतलब ये हुआ लैम्डा अगर कांस्टेंट होगा तो कण नहीं मिल सकता आपको, ये तो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। और अगर मान लो लैम्डा की वैल्यू डिफरेंस है, लैम्डा में वेवलेंथ में डिफरेंस है, तो आप ये देखोगे फिर एम्पलीट्यूड कहाँ ज्यादा है, आयाम कहाँ ज्यादा है, वहाँ पार्टिकल आसानी से मिल जाता है। पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। आयाम जहां ज्यादा मिलता है वहां कण के पाए जाने की प्रायिकता भी क्या रहती है, अधिकतम होती है। उसके बाद अब मैं इसमें दो छोटे छोटे डेरिवेशन है वो भी बता देता हूँ, ये तो थ्योरी थी इसकी। आपसे पूछेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फर्स्ट नंबर किस किस के पदों में, ऊर्जा और समय के पदों में, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, इसके टर्म्स में निकाल। आपसे पूछेगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो प्रूफ है वो किसके टर्म्स में निकालना है, एनर्जी और टाइम के टर्म में। हो सकता है दो नंबर में पूछ सकते, प्रूफ दैट करके लिख दे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एनर्जी और टाइम के टर्म में पूछा तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी नियरली इक्वल टू क्या होता है, एच का इक्वेशन डाल दिया मैंने फर्स्ट। किसके टर्म में निकालना है, एनर्जी और टाइम के टर्म में, तो एनर्जी का फॉर्मूला रहता है E बराबर 1/2 mv²। ऊर्जा और समय के पदों में निकालना है आपको हाइजेनबर्ग। तो E बराबर इतना होता है, डिफरेंशियल करो डेल्टा E इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट m कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 2v और dv या डेल्टा v लिख देते हैं, डिफरेंशियल कर दिए। 1/2 कांस्टेंट है, मास ऑफ पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट रहता है, डिफरेंशियल करेंगे तो इसका होगा 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा v 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डेल्टा E बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका डेल्टा E, v को बाहर निकाल दो और m इंटू डेल्टा v को अंदर लिख दो। तो बच्चों यहाँ से लिखा जाएगा डेल्टा ई बराबर v मास इंटू वेलोसिटी में चेंज, आ जाएगा मोमेंटम में चेंज, मास इंटू वेलोसिटी में चेंज, वेग में परिवर्तन, मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। तो डेल्टा पी आपने निकाल लिया यहाँ से, डेल्टा ई अपॉन यहाँ रख देंगे, डेल्टा एक्स और निकाल लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ दूरी विस्थापन में, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो डेल्टा एक्स भी निकल आएगा यहाँ से v इंटू डेल्टा टी, यहाँ रख दो। डेल्टा एक्स की जगह रखेंगे v इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा पी की जगह रखेंगे डेल्टा ई अपॉन v बराबर में एच कट, ये नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं, v से v कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी नियरली इक्वल टू एच कट। ऐसे ही पूछ सकता है एग्जाम में, प्रूफ दैट लिख के, प्रूफ दैट सिद्ध करो हाइजेनबर्ग का ये
2 नंबर पूछता है तो यहीं से स्टार्ट कर देना, और 6 नंबर में पूछा तो पहले थ्योरी लिखना हाइजेनबर्ग की, जो मैंने समझाया 3। एक और पूछता है इसमें, सेकंड नंबर बता देता हूँ। सेकंड नंबर है आपका सर ये एक बार फिर से बताना सर, लेफ्ट वाला सर, लेफ्ट में जो डेल्टा ई वाला, वेग बराबर समय के साथ लेफ्ट वाला डेल्टा ई वाला सर। ये हाँ सर, ये तो ई का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ये रहती है, डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 m का m रहेगा, v स्क्वायर का करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, 2v डेल्टा v, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v बाहर निकाल दिया, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी में चेंज लिखा है, वेग में परिवर्तन, तो मोमेंटम हाँ में सर आ गया, परिवर्तन। वो तो डिफरेंशियल किया है डेल्टा ई सर। हाँ डिफरेंशियल ही है। हाँ सर। और एक और लिख देता हूँ, नेक्स्ट है आपका in terms of angular position and angular momentum. Angular position and angular momentum. Angular momentum. मोमेंटम कोणीय स्थिति तथा कोणीय संवेग के पदों में, इसमें बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, कोणीय संवेग वाला, कोणीय स्थिति तथा कोणीय संवेग के पदों में, कोणीय स्थिति तथा कोणीय संवेग के पदों में। देखो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला होता है, मान लो इसको जे से डिनोट किया तो आर इंटू लीनियर मोमेंटम। जैसे मैं आपसे कहूं किसी का भी फॉर्मूला निकालना हो आपको, एंगुलर मोमेंटम का निकाला आपने, तो आर इंटू पी लीनियर मोमेंटम, आर इंटू पी लीनियर मोमेंटम। मान लो मैंने आपसे कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आर इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा एंगुलर एक्सीलरेशन, तो आर इंटू लीनियर एक्सीलरेशन। ऐसे तो एंगुलर मोमेंटम जो था आपको फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर मैंने बताया भी था, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला रहता है वो जे बराबर होता है आर इंटू पी। किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई भी एंगुलर अगर आपको निकालना है, कोई भी एंगुलर चीज, तो आप क्या करो, लीनियर में आर का मल्टीप्लाई कर, लीनियर में आर का मल्टीप्लाई करते जाओ, एंगुलर आती जाएगी एंगुलर। कोणीय निकालना है तो रेखीय में मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे विस्थापन में आर का मल्टीप्लाई दिया, कोणीय विस्थापन है। चलो आगे बढ़ते हैं, सर इसका लीनियर में डिफरेंशियल करेंगे। हाँ जी, लीनियर में रेडियस का करेंगे या एंगुलर में, क्योंकि सर अगर उस हिसाब से देखें यहाँ तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। लीनियर सर अगर v इक्वल टू ओमेगा आर होता है तो v तो लीनियर है ना, एंगुलर वेलोसिटी में रेडियस का करा है। नहीं निकाल भी सकते हैं, अगर आपको निकालना है तो देखो, अगर इस तरीके से याद नहीं रख पाओगे तो निकाल सकते हो, जैसे एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालना है, निकाल सकते हो। जैसे एंगुलर मोमेंटम को ये पढ़ा होगा आई इंटू ओमेगा, पढ़ा है, जे इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, वहां से निकाल लो, जे इक्वल टू आई होता है एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व लागू, है ना। उसके बाद ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो ओमेगा इक्वल टू होता है बी बराबर आपने बताया आर ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला हो गया बी अपॉन, निकाल सकते हो ना, नहीं पढ़ा सेकंड ईयर में, वो फर्स्ट ईयर में, एल बराबर आई ओमेगा, एल बराबर आई ओमेगा आपने पढ़ा है, एल बराबर आई ओमेगा, वहां से निकाल सकते हो। वैसे तो याद रख सकते हो, लेकिन निकालना चाहो तो निकाल दो। देखो जे बराबर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भी आपने बताया आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू बी अपॉन आर कितना आ जाएगा, जे इक्वल टू आर एम इंटू वी, आर एम इंटू वी, तो कितना आ जाएगा, जे इक्वल टू आर एम इंटू वी होता है। ऐसे निकालो, क्या दिक्कत है, ऐसे याद रखो, आर का मल्टीप्लाई कर दो लीनियर में, रेखीय में, तो पी मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। जे बराबर आई इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है,
फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा हो तो ये भी बता देना, ये भी निकलवा सकता हूँ। एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है ओमेगा की जगह बी अपॉन आर होता है, हट गया आर बाहर ही आ गया। ठीक है, डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल करेंगे तो बच्चों इसका आ जाएगा डेल्टा जे, आर रेडियस है कांस्टेंट रहता है, पी का आ जाएगा डेल्टा पी, आर रेडियस है यहाँ कांस्टेंट रहता है, ये आ गया। डेल्टा पी निकालेंगे तो डेल्टा जी अपॉन आर आ जाएगा, डेल्टा पी बराबर। कुछ कहना है क्या श्रद्धा? डेल्टा पी ये आ गया। उसके बाद एंगल इक्वल टू, सभी बच्चों को मालूम है आर्क अपॉन रेडियस रहता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल मान लो आपने मान लिया सपोज करो फाई, एंगल को ही एंगुलर पोजीशन बोलते हैं, एंगल को ही एंगुलर, ये है आपका एंगल फाई और ये है आपका आर्क यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन भी बोलते हैं, और ये है बच्चों आपकी रेडियस। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? एंगल इक्वल टू आर्क, आर्क कितना है डेल्टा एक्स, और रेडियस तो फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो यहां से लिख देंगे, यहाँ फाई भी ले सकते हैं और डेल्टा फाई भी ले सकते हैं, डेल्टा फाई, क्योंकि आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय स्थिति और कोणीय संवेग के पदों में। तो यहाँ कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल को या एंगुलर पोजीशन को आप डेल्टा फाई मान लेना। मान लो किसी ने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा डेल्टा फाई, मैं तो फाई ही मानूंगा, तो मान लो फाई, तो फिर आप यहाँ एक्स मानना पड़ेगा आपको। फाई मानोगे तो क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। डिफरेंशियल करोगे तो इसका डिफरेंशियल होगा, एक्स का भी होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा फाई भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा फाई भी बढ़ता जाएगा, आर कांस्टेंट रहेगा। बोलो सही बोल रहा हूँ? जैसे जैसे ये देखो ना, ये एक्स है और ये आपका फाई है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फाई बढ़ेगा। डिफरेंशियल किया तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स निकाल लेना, आर डेल्टा फाई आ जाएगा, और डेल्टा एक्स की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ रख देना, डेल्टा पी यहाँ रख देना, कितना आ जाएगा, डेल्टा जे यहाँ रखेंगे डेल्टा पी की जगह, डेल्टा जे अपॉन आर इंटू डेल्टा एक्स की जगह आर डेल्टा फाई, नियरली इक्वल टू एच पर, आर से आर गया, तो डेल्टा जे इंटू डेल्टा फाई कितना आ गया, एच। किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो पूछ के जा सकते हो। नेक्स्ट टर्न पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो प्रूफ है, मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच कट, वो प्रूफ कराऊंगा आज इसमें। सर वो सीसी के क्वेश्चन भेज देना सर अभी सर। अभी बोल दूंगा आधा घंटे से है। ओके। टेस्ट कॉपी में से देख के सर नंबर बता दो। नमस्ते दुर्गेश। अरे सर टेस्ट कॉपी में से देख के नंबर बता दो। क्या? अच्छा टेस्ट के, अभी मैं टेस्ट के देखता हूँ मैं कितने नंबर, अभी देख लूंगा, मेरे को याद नहीं है कितने आए थे।